नमस्कार। मैं डॉक्टर डी के राय, फाउंडर फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल मूवमेंट, और आप सभी का फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल इंटेलिजेंस शो के दूसरे एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपके हॉस्पिटल की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाए, कैसे आप सेम पेशेंट से एडिशनल रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर पाएं, और अगर आप न्यू हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं तो कैसे उसका इन्वायरमेंट हीलिंग हो, कैसे वो फ्यूचर रेडी हो, कैसे ग्रीन एंड स्मार्ट हॉस्पिटल डिजाइन किया जाए जो अगले 20 सालों तक आपको प्रॉफिटेबल एंड रेवेन्यू जनरेटिंग बना रहे। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर आर्किटेक्ट और जामिया मिलिया इस्लामिया के विजिटिंग फैकल्टी हैदर अब्बास नकवी जी हैं। तो हैदर अब्बास नकवी जी, आपका स्वागत है। Thank you, Dr. D.K. Rai. Thank you for having me on this podcast. तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, क्योंकि आप आर्किटेक्चरल डिजाइन में भी इन्वॉल्व हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाते भी हैं, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करें? देखिए, हॉस्पिटल डिजाइनिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग है। जब भी हम एक हॉस्पिटल डिजाइन करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ डिजाइन कंसिडरेशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मेडिकल प्रोसीजर्स हैं और जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो टाइम के साथ इवॉल्व होती है। इसलिए हम जब हॉस्पिटल बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं तो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो कंटिन्यूसली इवॉल्व करती रहेगी, because hospital buildings are not the static buildings. With time, with technology, with medical procedures, वो इवॉल्व करती रहती है। तो हॉस्पिटल बिल्डिंग शुड बी डिजाइन्ड इन सच ए वे कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी का स्कोप रहना चाहिए। उसकी जो स्ट्रक्चरल ग्रेड या उसकी आर्किटेक्चरल ग्रेड को हम वो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ताकि जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो तो वो इजीली उसमें एकोमोडेट हो सके। सिमिलरली फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल के लिए जरूरी है कि हम जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इनहेंस करें, क्योंकि आजकल जो इरा है वो डिजिटल की तरफ जा रही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनहेंस द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो आपका हॉस्पिटल होना चाहिए उसमें फीचर एक्सपेंशन का स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेशेंट बेड रेशियो इंडिया में है एज पर WHO गाइडलाइंस वो काफी लो है। तो सारे हॉस्पिटल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सपेंड करेंगे। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड and we should design the hospital considering the future requirements. So एक अच्छा future ready hospital वही है जिसमें हम flexibility हो, adaptability हो, future technology को easily incorporate किया जा सकता हो, कोई in case of any emergency वो easily उसको handle कर सके patient को। तो आपने कहा कि फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल प्रॉपरली अगले 20 सालों की डिमांड्स को देखते हुए करेंट सिनेरियो में एक बेटर डिजिटलाइजेशन के साथ, एक्सपेंशन की कैपेसिटी के साथ उसको प्लान किया जाए, ताकि वो फ्यूचर की नीड्स के साथ एकोमोडेट्स को कर सके और फ्यूचर के चैलेंजेस को भी फेस कर सके। Exactly. अब यूजुअली होता ही है कि जब भी कोई हॉस्पिटल प्लान करता है तो सबसे पहले वो लैंड परचेज कर लेता है, फिर वो सोचता है कि हमें 50 बेडेड या 100 बेडेड हॉस्पिटल डिजाइन करना है, और फिर उसके बाद से वो आर्किटेक्चरल प्लानिंग करके और डिजाइनिंग शुरू कर देता है। इज इट द राइट वे? ये या उसे कंप्लीट क्लिनिकल वर्कफ्लो और सारी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके प्रॉपर प्लानिंग करके उसे आगे बढ़ना चाहिए? No, sir, I think this is not the right approach. Before deciding the number of beds, हमें उस एरिया की पहले लैंड स्टडी करनी चाहिए कि जो हमारा जो प्लॉट है, जो लैंड है वो कहाँ एग्जैक्टली लोकेटेड है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमारी कैचमेंट पॉपुलेशन कितनी है, उस कैचमेंट पॉपुलेशन के वो कंसीडर करते हुए प्लस वहाँ का डिसीज पैटर्न क्या है, कौन कौन सी ज्यादा प्रिवेलेंट डिसीजेस हैं, उस लैंड के नियर बाय एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी फैसिलिटीज है, व्हाट इज द कॉम्पिटिशन, वहाँ का रेफरल पैटर्न सिस्टम कितना कैसा है। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए हमें बेड कैपेसिटी को कैलकुलेट करना चाहिए कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें कितने नंबर ऑफ बेड्स रिक्वायर्ड है, rather than starting कि हमें 50 बेडेड बनाना है या 100 बेडेड बनाना है या 200 बेडेड बनाना है। अगर सपोज हम 200 बेडेड बनाते हैं और वहाँ पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट और एक्चुअल नीड जो है वो सिर्फ 100 बेड्स की है, तो हमारे 100 बेड्स के जो प्लस 100 बेड्स हम बना रहे हैं उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, उसकी सिविल कॉस्ट, उसकी इक्विपमेंट कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर भी जब स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा उसको ऑपरेट किया जाएगा तो उसको मेंटेन करने की भी एक कॉस्ट है। तो ये सारी कॉस्ट जो है वो अननेसेसरी वेस्ट हो।
So before moving to the planning or designing stage, हमें पहले planning stage पर focus करना चाहिए, जिसमें हम exactly calculate करें कि कितने number of beds, कौन कौन सी specialities के और किस population को हम cater कर रहे हैं, उनके लिए किस standard of किस हमें services required है, मतलब primary services required है, secondary healthcare services required है, tertiary healthcare required है. Based on that हमें अपना एक healthcare model, एक healthcare plan बनाना चाहिए, then we should proceed for the designing. ओके, मीन्स आपका कहना ये है कि अगर आपको हॉस्पिटल प्लान करना है तो सबसे पहले मार्केटिंग इंटेलिजेंस, यानी उस एरिया में क्या नीड्स है, उस एरिया के लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है, उस एरिया में हेल्थ केयर में क्या गैप्स हैं, कौन कौन से लोग अभी एग्जिस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, और उस एरिया में हमारी कैपेसिटी क्या है, यानी हमारे पास डॉक्टर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास स्पेशलिटी एंड सर्विसेज क्या क्या है, और उसके अनुसार हमें कितना बेड्स अभी प्लान करने की जरूरत है, और फिर उसके बाद आगे एक्सपेंशन हमें कितने बेड्स की करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें प्लान करने के बाद नंबर ऑफ बेड्स डिसाइड करना चाहिए, ना कि सीधे इमोशनली कि हमने सोचा कि हमें 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाना है और हमने उसको बना लिया, और उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर लिया, मैन पावर के अरेंजमेंट डॉक्टर्स नहीं अरेंज कर पाए, या बाकी पेशेंट का फुटफॉल उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया, तो फिर हॉस्पिटल ब्रेक इवन के लिए चैलेंजिंग। एग्जैक्टली, इसलिए फिजिकल हेल्थ केयर मॉडल के बाद एक फिजिबिलिटी स्टडी की रिक्वायर्ड होती है. इस फिजिकल स्टडी में हम प्रॉपर ये सारी स्टडी करते हैं कि क्या डिसीज पैटर्न है, क्या पेशेंट पॉपुलेशन है, क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, स्टाफ की अवेलेबिलिटी, पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, उस स्टैंडर्ड का हमें किसी स्टैंडर्ड का हमें हेल्थ केयर वहाँ पर डिलीवर करना है. बेस्ड ऑन दैट ये सारी वर्किंग जो हमारी फिजिबिलिटी स्टडी में रहती है, बेस्ड ऑन दैट हम आर्किटेक्चर प्लान्स और आर्किटेक्चर ड्राइंग को वर्क करते हैं. And then after completing the architectural plan, we go for the structural planning, we go for the MEP planning, so mechanical, electrical, plumbing, fire, public health engineering services, your medical gas pipeline services, and then modular operation sector की planning and designing, then आपका equipment, जो आपका equipment planning बहुत important है, जो specialities हमने decide की है, based on that हमें equipment planning भी करनी होती है, तो उसकी भी एक अपनी significant cost होती है. देन ऑपरेशनल कॉस्ट हम सारी सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं, टैरिफ्स को डिसाइड करते हैं कि हम जिस लैंड पे बना रहे हैं वहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से तो हम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो किस पेइंग कैपेसिटी पर हमें, किस टैरिफ पर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करानी है. सो बेस्ड ऑन दैट एक कंप्लीट एक फिजिबिलिटी स्टडी बनती है, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाती है अबाउट देयर हेल्थ केयर. यस, तो यानी आपने कहा कि अगर आपको हॉस्पिटल स्टार्ट करना है तो सबसे पहले लैंड परचेज मत करिए, सबसे पहले बेड प्लान मत करिए, आर्किटेक्चरल डिजाइन मत करिए, बल्कि सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी कराइए कि उस एरिया में जहाँ पे आप लैंड परचेज करने की सोच रहे हैं वो ABCDEFG फ्रेमवर्क के सुटेबल है कि नहीं. ABCDEFG फ्रेमवर्क फ्यूचर एंड हॉस्पिटल प्लानिंग में ये होता है कि एक्सेस, कि पेशेंट वहाँ पे कैसे पहुंचेगा, चाहे बाई रोड, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई ओन व्हीकल. पहले तो एक्सेस उसकी कितनी कंफर्टेबल है, प्लस एम्बुलेंस की एक्सेस, वो प्रॉपरली एम्बुलेंस पहुंच पाएगा कि नहीं, प्लस दूसरा अफोर्डेबल, यानी प्रॉपरली वो पेशेंट के लिए उस एरिया की जो पॉपुलेशन है उसके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं. हमने बहुत ही 5 स्टार होटल लेवल का या 5 स्टार लेवल का बहुत ही कॉर्पोरेट अच्छा हॉस्पिटल तो बना दिया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन उस एरिया के लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो फिर हॉस्पिटल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस भी उसी अनुसार होंगे, उसके डॉक्टर के, नर्सेज के, बाकी सिस्टम के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होंगे, और अगर उस एरिया की पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो इसलिए अफोर्डेबिलिटी को भी ध्यान रखना होता है. दूसरा जो हम लोग करते हैं कि बिहेवियर, यानी बिहेवियर में स्टाफ का बिहेवियर, डॉक्टर का बिहेवियर एंड पूरी मेडिकल टीम का बिहेवियर भी उस एरिया के, उस हॉस्पिटल प्लानिंग को अफेक्ट करता है, हॉस्पिटल के सर्वाइवल को प्रभावित करता है. तो ये दूसरा फ्रेमवर्क में भी फिट होना चाहिए. तीसरा जो है कि कॉम्पिटेंस, हमारे पास कॉम्पिटेंट टीम होनी चाहिए. अगर हम कार्डियोलॉजी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो पेरोल पे हो या पार्टनरशिप में हो, लेकिन उसके अनुसार कॉम्पिटेंट डॉक्टर, कॉम्पिटेंट नर्सेज हों. उसके बाद से डिजाइन, सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिजाइन, वो NABH लीगली कंप्लायंट है. अगर NABH कंप्लायंट नहीं है तो उसको रीडिजाइन करना पड़ जाएगा, और लीगली कंप्लायंट नहीं है तो भी इनॉग्रेशन में डिले होगा. और फिर उसके बाद से E यानी इन्वायरमेंट, पेशेंट का एक्सपीरियंस उस इन्वायरमेंट में इतना अच्छा होना चाहिए, जो हीलिंग इन्वायरमेंट की बात आप करते हैं कि हीलिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, पेशेंट को वहाँ पे प्लीजिंग
फील आनी चाहिए, न कि वो एक सिकनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है, एंड उसके बाद से इकोनॉमिक्स में अफोर्डेबिलिटी के साथ जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी, दोनों में बैलेंस आपको बनाना होगा कि पेशेंट जो है पेशेंट के लिए अफोर्डेबल हो और हॉस्पिटल के लिए, ओनर के लिए प्रॉफिटेबल हो। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो हॉस्पिटल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद से एफ आता है, यानी फायर सेफ्टी एंड फ्यूचर रेट्स, और फिर उसके बाद जी आपका जो ग्रीन एंड स्मार्ट हॉस्पिटल। तो ये अगर फिजिबिलिटी स्टडी में इस पैरामीटर पे आपका हॉस्पिटल फिट बैठता है, लैंड फिट बैठता है, तो ही आप हॉस्पिटल प्लान करिए, अदरवाइज आप जो है फिजिबिलिटी स्टडी करके प्रॉपर चीजों को डिसाइड करिए। अब जो अगला क्वेश्चन होता है कि यूजुअली हम ये पेशेंट एक्सपीरियंस या पेशेंट फ्लो, वेटिंग टाइम, इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हॉस्पिटल डिजाइन में अगर हम इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखें, पेशेंट एक्सपीरियंस का, वेटिंग टाइम का, इस तरह से डिपार्टमेंट्स डिजाइन किए जाएं ताकि वेटिंग टाइम लेस देन 3 मिनट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का हो, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैसे अफेक्ट करता है? सर, प्लानिंग और डिजाइनिंग हेल्थ केयर की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो फंक्शनैलिटी है हॉस्पिटल्स की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फंक्शनैलिटी में जो चीजें मेनली आती है वो इंट्रा डिपार्टमेंट और इंटर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप आती है, उसको समझना बहुत जरूरी है, वर्क फ्लो को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इंटर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के कनेक्शन को की हम बात करते हैं, इंटर डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं। तो इंटर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप में विद इन द डिपार्टमेंट जो फंक्शनल एरियाज हैं उनकी कनेक्टिविटी बहुत है। तो अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल स्टाफ को अननेसेसरली मूव करना है या ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो वो बहुत मेजर इशू बन जाता है। क्योंकि अगर हम ड्राइंग्स पर देखें तो किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर हमें लगता है कि एडिशनल 5 मिनट्स ही एक्स्ट्रा लग रहे हैं स्टाफ को एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में, लेकिन अगर हम उस 5 मिनट्स को अगर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करें डेली, कि अगर उसको 100 टाइम्स नर्स को एक जगह से दूसरी लोकेशन पे जाना पड़ रहा है तो वो एक सिग्निफिकेंट टाइम और एफर्ट हो जाता है। तो उसको एफिशिएंट प्लानिंग के थ्रू, एफिशिएंट डिजाइनिंग के थ्रू हम मिनिमाइज करते हैं ताकि डॉक्टर्स और स्टाफ ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सके। जो कि हॉस्पिटल केस में टाइम एंड स्पीड बहुत मैटर करती है एंड इसकी एक कॉस्ट होती है, तो इस कॉस्ट को हम मिनिमाइज करते हैं थ्रू प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर डिजाइनिंग। उसके लिए जरूरी है कि हॉस्पिटल में जो वर्क फ्लोज है उसकी आप क्लैरिटी हो, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ से डॉक्टर्स का मूवमेंट होना चाहिए, कहाँ से नर्सिस का मूवमेंट होना चाहिए, कहाँ से पेशेंट का मूवमेंट होगा, पेशेंट में भी कहाँ से इंफेक्टेड पेशेंट्स का मूवमेंट होना चाहिए, कहाँ से स्टेराइल सप्लाईज आएंगी, कहाँ से जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो हॉस्पिटल से बाहर जाएगा, कहाँ से इक्विपमेंट की लिनिंग की सप्लाईज आएगी, कहाँ से डर्टी लिनिंग जानी चाहिए लॉन्ड्री में। इस तरह से सारे हॉस्पिटल का जो वर्क फ्लो है वो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए एंड आप हर डिपार्टमेंट को स्ट्रेटेजिकली प्लेस करते हैं सो दैट जो डॉक्टर्स का मूवमेंट है, जो नर्सिस का मूवमेंट है वो मिनिमाइज हो सके। एंड जितना वो मिनिमाइज होगा डॉक्टर्स उतने ही एफिशिएंटली उसमें काम करेंगे, उतने ही उनको सपोर्ट करेगा एनवायरनमेंट बेटर हेल्थ केयर डिलीवरी। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर प्रॉपर चीजें डिजाइन हो, डिपार्टमेंटल ट्रेवल टाइम उसको प्रॉपरली हम रिड्यूस कर पाए तो स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अब स्टाफ की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसमें प्राइवेसी मेंटेन करना, नेचुरल लाइट को प्रॉपरली एकोमोडेट करना और साथ ही वेटिंग टाइम को मैनेज करना, ये पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड पेशेंट एक्सपीरियंस को और स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को कितना अफेक्ट करता है और कैसे अफेक्ट? हाँ सर, पेशेंट कंफर्ट के लिए या एक मैं बात करूँ अगर ह्यूमन कंफर्ट के लिए कुछ डायमेंशंस ऑफ वेलनेस होती है। जैसे वी हैव फिजिकल डायमेंशन ऑफ वेलनेस, similarly we have psychological dimension of wellness, we have social dimension of wellness, we have emotional dimension of wellness। so ये सारी dimensions of wellness है contribute करती है human comfort में, whether he is a doctor या patient है या staff है, so उन सबको वो कहीं ना कहीं contribute करती है। so ये dimensions of wellness है, ये interconnected है with the elements of the built environment। जैसे physical dimension of wellness है वो interconnected है सर्टेन एलिमेंट्स है जिसमें आपका मटेरियल्स आ जाते हैं, आपके लाइटिंग आ जाती है, आपका हैंडरेल्स आ जाती हैं, आपके टेम्परेचर आ जाता है, ये सारे फिजिकल डायमेंशंस भी। ये स्पेशल लेआउट जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप, ये सारा प्लानिंग का जो पार्ट है, ये एलिमेंट्स जो है ये कहीं ना कहीं फिजिकल डायमेंशन ऑफ वेलनेस को कंट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ वेलनेस होती है, उस साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ वेलनेस में आपका लक्स लेवल आ जाता है, आपका नेचुरल लाइटिंग आ जाती है, आपका आउटडोर व्यू,
आपका लैंडस्केप का व्यू, कोई नेचुरल एलिमेंट होता है या कोई नेचुरल आर्ट वर्क होता है, या पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं। पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन बेसिकली एक इस तरह का डिस्ट्रक्शन होता है जैसे आप एक ओपीडी डिपार्टमेंट में वीडियो स्क्रीन लगा देते हैं या न्यूज लगा देते हैं या म्यूजिक के थ्रू आप पॉजिटिवली डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उससे जो टाइम जो स्पेंड कर रहा है पेशेंट या अटेंडेंट्स विद इन द हॉस्पिटल, वो उसको उतना फील नहीं होता, उसको उतना महसूस नहीं होता। ये कलर साइकोलॉजी के हम किस तरह के कलर्स विद इन द हॉस्पिटल यूज कर रहे हैं, वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इस साइकोलॉजिकल वेलनेस और डायमेंशन से रिलेटेड है। तो ये सारे एलिमेंट्स पे जब हम काम करते हैं, जब हॉस्पिटल को या इन बिल्ट एनवायरनमेंट्स को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे इन डायमेंशंस ऑफ वेलनेस को, एंड इवेंचुअली ये डायमेंशंस ऑफ वेलनेस जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं ह्यूमन कंफर्ट में या पेशेंट कंफर्ट में या डॉक्टर से कंफर्ट में, और वो मोर इफेक्टिवली डॉक्टर्स काम कर पाते हैं और पेशेंट को बेटर इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो उसकी जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस होता है सिग्निफिकेंटली, एंड उसकी जो हीलिंग है वो इवेंचुअली इंक्रीज होती है। तो ये बहुत बिल्ट इन्वायरमेंट का इस कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये प्रॉपर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, और एक बेटर हीलिंग इन्वायरमेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने बताया कि एक बेटर हीलिंग इन्वायरमेंट, तो अगर बेटर हीलिंग इन्वायरमेंट से कई बार लोग सोचते हैं कि एक ब्यूटीफुल हॉस्पिटल हम बना दें तो वो ज़्यादा हीलिंग इन्वायरमेंट होगा। तो क्या ब्यूटीफुल हॉस्पिटल एंड बेटर क्लिनिकल वर्क फ्लो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कि अगर क्लिनिकल वर्क फ्लो इनएफिशिएंट है और बहुत ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ब्यूटीफुल हॉस्पिटल डिजाइन है, तो क्या ऐसा हॉस्पिटल प्रॉफिटेबल हो सकता है, और उसको कैसे प्रॉपर हम कर सकते? ब्यूटीफुल हॉस्पिटल नेसेसरली जरूरी नहीं है कि ब्यूटीफुल हॉस्पिटल जो वो एक अच्छा फंक्शनल हॉस्पिटल हो। हॉस्पिटल केस में एस्थेटिक्स सेकेंडरी है, हॉस्पिटल केस में फंक्शनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कंफर्ट या डॉक्टर्स का कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, बेटर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, बेटर टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, rather than having a high end इंटीरियर फिनिशेस। या अगर किसी हॉस्पिटल की हम एंट्रेंस को बहुत ज्यादा लग्जरी या बहुत ज्यादा ग्रैंड बना दें, लेकिन उसके जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है, या स्टाफ इतना इफेक्टिव नहीं है, या जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है, या ओवरऑल सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, तो वो एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अब जब आपने एफिशिएंसी की बात की, तो एज ए आर्किटेक्ट जब आप डॉक्टर्स एंड क्लिनिकल टीम से मिलते हैं हॉस्पिटल डिजाइन करने से पहले, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें आप समझना चाहेंगे कि डॉक्टर्स और क्लिनिकल टीम से, ताकि आप प्रॉपर वे में डिजाइन कर सकें? हाँ, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। इसके लिए मल्टीपल फील्ड्स के अलग अलग लोग रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हॉस्पिटल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के लिए एक मेडिकल प्लानर का होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी हेल्थ केयर आर्किटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली जिस तरह की हम फैसिलिटी बना रहे हैं, इनके कंसल्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से डॉक्टर से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है कि वो एग्जैक्टली किस तरह की फैसिलिटी उनको रिक्वायर्ड है। सिमिलरली डिजाइनिंग से पहले ये क्लियरिटी होनी चाहिए आर्किटेक्ट को कि किस तरह का इक्विपमेंट इंस्टॉल होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक डायग्नोस्टिक्स डिपार्टमेंट हम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम कितने एमए का एक्सरे मशीन हम वहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। हम 300 एमए एक्सरे मशीन अगर इंस्टॉल करने वाले हैं, तो उसके लिए जो इंक्लोजर होगा, जो फंक्शनल एरिया होगा वो डिफरेंट रिक्वायर्ड होगा। अगर 500 को हम बनाने वाले हैं, 500 एमए का हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट स्पेस रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली अगर सिटी स्कैन अगर हम 32 स्लाइस की लगा रहे हैं, तो डिफरेंट स्पेस प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर हम 64 स्लाइस की लगा रहे हैं, तो डिफरेंट स्पेस रिक्वायर्ड है। तो इक्विपमेंट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हॉस्पिटल बिल्डिंग बना दी फिर हम इक्विपमेंट को लगा रहे हैं, तो उसमें फिर वो फिटिंग नहीं हो पा रहा, तो फिर हमें फिजिकल चेंजेस उसमें ऑल्ट्रेशन करने पड़ रहे हैं। अदर देन दैट डिपार्टमेंट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट आ रहे हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को हमें बहुत रिक्वायर्ड ध्यान में रखना होता है कि किस तरह से फ्यूचर में इसको एक्सप्लेन करना है। फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेज 1 में हम इतना पार्ट में हम इतने बेड्स को एकोमोडेट करेंगे, फेज 2 में हम इतने बेड्स को एकोमोडेट करेंगे। सो ये सारी चीजें एक ओवरऑल हमें क्लियरिटी रिक्वायर्ड होती है बिफोर मूविंग टू दी फाइनलाइजिंग दी ड्राइंग्स एंड प्लान्स। तो यानी अगर आपको हॉस्पिटल प्लानिंग करनी है, तो अभी से सारी चीजें स्टेज वाइज की, स्टेज 1 में हमें इतने बेड का हॉस्पिटल बनाना है, स्टेज 2 में हमें इतने बेड का एक्सपेंशन करना है, वो सारी चीजें अभी से प्लान कर लेना है, बजाय इसके कि पहले 50 बेड का बना लिया फिर उसके बाद वहाँ पे स्पेस ही नहीं अवेलेबल है
100 बेड का Exactly. बनाने के लिए। Exactly. तो उन सब चीज़ों को भी प्रॉपर ध्यान में रखना होगा। अब जब वर्क फ्लो डिजाइन की बात आती है तो इसमें कैसे वर्क फ्लो डिजाइन को प्रॉपर करके और हम मैन पावर या रिसोर्सेज के वेस्टेज को कम कर सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं। इसमें वर्क फ्लो डिजाइन कैसे हेल्प करती है और उसमें हमें क्या करना चाहिए? और देखिए वर्क फ्लो डिजाइनिंग से पहले हमें वर्क फ्लो मैपिंग करनी चाहिए। वर्क फ्लो मैपिंग में क्या आ जाता है? वर्क फ्लो मैपिंग में बेसिकली ये सारे पार्ट्स आते हैं कि कौन हॉस्पिटल में एंटर करेगा एंड वो एंटर करने के बाद किन किन स्पेसिस में, किन किन डिपार्टमेंट्स में वो पॉसिबिलिटी है कि वो किन किन डिपार्टमेंट में जाए। या हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमारे पेशेंट्स का मूवमेंट कैसे रहने वाला है, हमारी सप्लाईज का मूवमेंट कैसे रहेगा, स्टेराइल मूवमेंट कहाँ से होगा, तो बायोमेडिकल वेस्ट है वो कहाँ से हमारा बिल्डिंग से बाहर एग्जिट करेगा, या डॉक्टर्स की सेपरेट एक्सेस होनी चाहिए ताकि वो विजिटर्स के साथ या अटेंडेंट्स के साथ उसका जो है वो सेम कॉरिडोर को वो यूज ना करें। सिमिलरली इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा फ्लो है उसको बहुत एफिशिएंटली डिजाइन होना चाहिए ताकि अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट को डिजाइन करते हैं तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा टाइम का बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, क्योंकि मिनिमम टाइम में हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए फ्रॉम द मेन रोड। तो हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में आने से पहले ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट हमें क्लियरली विजिबल हो कि जो फर्स्ट टाइम भी हॉस्पिटल में आ रहा है तो वो डायरेक्टली इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही पहुंचे। सेकंड, उसमें एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, सेपरेट डेडिकेटेड एंट्रेंस होनी चाहिए फॉर द इमरजेंसी डिपार्टमेंट सो दैट जो इमरजेंसी केस हमारे हॉस्पिटल पोर्ट्स पर आ रहा है वो कंफर्टेबली एंड मिनिमम टाइम में वो इमरजेंसी पोस्ट तक पहुंच जाए। देन हॉस्पिटल के इमरजेंसी पोस्ट पे पहुंचने के बाद प्लानिंग हॉस्पिटल की और डिजाइनिंग इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि मिनिमम टाइम में उस पर ट्रीटमेंट मिलते हैं। तो फॉरन हमारा ट्रॉली भी एरिया जो है वो जहाँ पे स्ट्रेचर रहते हैं, हमारे व्हील चेयर हैं, वो इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए। एंड वहाँ से हॉस्पिटल पोर्ट से जो ट्राइस एरिया है हमारा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। देन फ्रॉम द ट्राइस एरिया मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि जहाँ हमारा पेशेंट जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को ट्राइस की बार डायग्नोस करने की जरूरत है, उसको एमआरआई करने की जरूरत है, तो हमारा जो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है वो उसके एडजेसेंट प्लेस होना चाहिए। एंड आफ्टर दी डायग्नोस्टिक्स अगर उसको मेजर सर्जरी के लिए जाना है तो हमारा जो मेजर ऑपरेटिंग रूम है वो भी नियर बाय होना चाहिए। अगर वो नियर बाय नहीं है, कहीं अपर फ्लोर्स पे मेजर ऑपरेटिंग रूम है तो उसके लिए डेडिकेटेड लिफ्ट हमारे पास होना चाहिए कि जिससे हम फॉरन मिनिमम टाइम में पेशेंट को हम डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट से हम उसको सर्जिकल पे ले जाए और उसकी सर्जरी करके पेशेंट की लाइफ को बचा सके। तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेसमेंट रखनी होती है ताकि वो मिनिमम टाइम में हेल्थ केयर जो है वो डिलीवर की जा सके। तो अब आपने बताया कि डिपार्टमेंट का खासतौर से इमरजेंसी डिपार्टमेंट प्रॉपरली एक्सेसिबल होना चाहिए, डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए और उसका उन्हें कहीं भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अब इसी में आता है कि जब हॉस्पिटल ओनर एक हॉस्पिटल प्लान करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगले 20 से 30 साल तक उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी बियर करना होता है और उस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को हॉस्पिटल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कैसे कम कर सकता है? ये एक बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन होता है कि अगर प्रॉपर वे में डिजाइन करके अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम किया सके तो हॉस्पिटल ओनर के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। इसमें हॉस्पिटल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कैसे हेल्प करता है? और इसमें हॉस्पिटल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग से वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर अगर हमारी अप्रोच है वो सस्टेनेबल हॉस्पिटल डिजाइनिंग की अगर हम अप्रोच को फॉलो करते हैं तो इस अप्रोच के थ्रू हम बिल्डिंग की जो ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको सिग्निफिकेंटली हम रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल बिल्डिंग हॉस्पिटल डिजाइनिंग अप्रोच में अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसमें बिल्डिंग का ओरिएंटेशन आ जाता है। अगर हम बिल्डिंग को हॉस्पिटल को जो सन पाथ है उसके अकॉर्डिंगली प्लेस करें तो जो बिल्डिंग का हीट गेन है सोलर रेडिएशन के थ्रू वो बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है। या बिल्डिंग के अगर इन्वेलप को, जो बिल्डिंग की आउटर शेल है, जो बिल्डिंग इन्वेलप है, अगर हम उसको एफिशिएंटली डिजाइन करें, उसमें जहां हमारा साउथ साइड है वहां पे हम जहां से हमारा मैक्सिमम हीट गेन होता है, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन आता है, वहां प्रॉपर शेडिंग डिवाइसेस का हम यूज करें, वर्टिकल शेडिंग डिवाइसेस, हॉरिजॉन्टल शेडिंग डिवाइसेस, या हम मिनिमम ओपनिंग्स वहां पे दें, मैक्सिमम ओपनिंग्स हम नॉर्थ साइड दें। नॉर्थ साइड में जो है वो सोलर रेडिएशन डायरेक्ट दिया जाता है और बिल्डिंग के अंदर डिफ्यूज लाइट आती है।
तो इस तरह से ओरिएंटेशन से हमारे दो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हमारे एचवीएसी का लोड है, क्योंकि सोलर रेडिएशन को हमने कंट्रोल कर लिया, तो हमारा एचवीएसी का जो लोड है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड हम प्रॉपर सनलाइट को हम बिल्डिंग के अंदर लेके आ रहे हैं, डिफ्यूज लाइट को हम लेके आ रहे हैं, तो आर्टिफिशियल लाइटिंग का हमारा जो लोड है वो कम हो जाता है। और एचवीएसी का और लाइटिंग का बहुत ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट, मेजर कॉस्ट जो है वो हमारी एचवीएसी की एंड लाइटिंग के थ्रू अचीव हो जाती है। तो इस तरह से हम वाटर कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें करनी चाहिए, या वाटर रिसाइकलिंग करनी चाहिए। जो हमारे एसटीपी का वाटर हो उसको हमें रिसाइकिल करना चाहिए, फ्लशिंग में या इरिगेशन में हमें यूज करना चाहिए, तो वाटर कंजप्शन हमारा रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली जो फिक्चर्स हम अपने हॉस्पिटल्स में यूज करें वो सारे सेंसर बेस्ड होने चाहिए, ताकि एफिशिएंटली वाटर कंजप्शन हो। इस तरह से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जिनके थ्रू हम बिल्डिंग की जो ओवरऑल ऑपरेशन कॉस्ट है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इनिशियल कॉस्ट, ऑब्वियसली हमें इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी लगेगी कि हम कितना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ओवर द स्पैन ऑफ 20 to 30 इयर्स एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो हम इस अप्रोच के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। यस, एंड इनफैक्ट ये ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं स्टाफ को और पेशेंट को कंफर्ट भी प्रोवाइड करवा रहा है। जब आपको आउटसाइड व्यू मिलता है, या आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता है, या प्रॉपर आपको नेचुरल लाइटिंग मिलती है, तो वो आपके कंफर्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। तो वो इस पेशेंट पर्सपेक्टिव से भी उसको कंट्रीब्यूट करता है कॉस्ट को कम करने के साथ साथ। यानी हीलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने यस, हीलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में भी कंट्रीब्यूट करता है, यदि आप प्रॉपर्ली इसको प्लान एंड डिजाइन। अब ऐसे में जो लोग हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है, उनके मन में ये सवाल आता है कि ठीक है, हॉस्पिटल अगर डिजाइन करना है तो हम ग्रीन स्मार्ट हॉस्पिटल डिजाइन करें, लेकिन क्या हमारा एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसमें कुछ किया जा सकता है उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए, या उसमें हीलिंग इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, पेशेंट को, स्टाफ को बेटर फीलिंग आए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिनके लिए कॉस्टिंग है वो इतना रिक्वायर्ड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोलर सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं तो किसी एग्जिस्टिंग फंक्शनल बिल्डिंग में भी हम उसको कंफर्टेबली इंस्टॉल कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली वाटर कंजर्वेशन को हम इजीली कर सकते हैं, उसके लिए कोई मेजर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की या मेजर फिजिकल चेंजेस भी हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इस तरह से बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिनको हम कर सकते हैं, और बिल्डिंग की ऑपरेशन कॉस्ट को एग्जिस्टिंग फंक्शनल हॉस्पिटल में हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो अब ऐसे में अगर आपको एक 100 बेडेड हॉस्पिटल डिजाइन करना हो, तो ऐसी कौन सी 5 प्लानिंग मिस्टेक्स हैं जिसको आप अवॉइड करना चाहेंगे, जिससे कि हॉस्पिटल का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो सके और हॉस्पिटल का हीलिंग इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो सके? 100 बेडेड अगर हॉस्पिटल डिजाइन करना हो तो पहले तो यही क्वेश्चन हम अपने आपसे दोबारा पूछेंगे कि वेदर वी नीड 100 बेड्स, या हमें इसके लिए 50 बेड्स की रिक्वायरमेंट है या 150 बेड्स की रिक्वायरमेंट है। पहले इस 100 बेड्स के फिगर को ही हम दोबारा से रीथिंक करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन दी कैचमेंट पॉपुलेशन एंड द लोकेशन ऑफ द साइट। ये गलती नहीं करेंगे कि 100 बेड बनाया तो 100 बेड ही उठाना है, क्योंकि यूजली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको एक क्लैरिटी नहीं होती। वो जस्ट सोचते हैं कि इतना हमारे पास लैंड है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बेड्स हमारे अचीव हो जाए या बन जाए। तो एज ए हेल्थ केयर आर्किटेक्ट और एज ए मेडिकल प्लानर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम स्टेक होल्डर्स को बताएं कि आपको एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ बेड्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा फिर नंबर ऑफ बेड्स की बात, फिर हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम इक्विपमेंट कौन सा लगाना है। एक इक्विपमेंट प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट रोल है। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कौन कौन सी स्पेशलिटीज हम इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं, बेस्ड ऑन दैट कौन कौन सा मेडिकल इक्विपमेंट हम इस बिल्डिंग में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सिमिलरली फ्यूचर एक्सपेंशन का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। फेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम हॉस्पिटल को फेजेस में डेवलप करें, सो दैट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमाइज किया सके, एंड जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेडी करें उसको मोर एफिशिएंटली हम और ऑप्टिमम तरीके से उसको यूज कर सकें। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अब ये है कि 100 बेडेड अगर हमें हॉस्पिटल डिजाइन करना है तो पहले तो हम वैलिडेट करेंगे और फिर उसके अनुसार सारी चीज़ों को फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे अगर इफ नीडेड। अब जब ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है, तो इसके बाद हॉस्पिटल ओनर्स ये सोचते हैं कि ठीक है कि एक तो हमेशा पेशेंट के ट्रीटमेंट यूजुअली एपिसोडिक होता है। पेशेंट जब बीमार पड़ेगा, आएगा, ट्रीटमेंट लेगा और उसके बाद से डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। फिर चाहे वो डायबिटीज का हो, हाइपरटेंशन का हो, सीएडी का पेशेंट हो या कोई और पेशेंट हो, या सर्जरी कराने आया, सर्जरी कराया और फिर वापस चला गया।
फिर पेशेंट का कनेक्शन समाप्त हो जाता है। लेकिन पेशेंट की नीड्स उस समय भी उसको केयर की रहती है। पेशेंट चाहता है कि हमें कोई डाइट एडवाइस कर दे कि हमें खाना क्या है, हमें क्या नहीं करना है, हमें एक्सरसाइज क्या करना है। ठीक है, ये उसकी नीड्स तो है, लेकिन उसे वो हेल्प नहीं मिल पाती है, तो वो किसी ऐप्स या कहीं और से वो उसकी सपोर्ट लेता है। ऐसे में आपका क्या मानना है कि आज की जो एपिसोडिक ट्रीटमेंट है, उसकी जगह कंप्लीट पेशेंट साइकिल को मैनेज करना न सिर्फ पेशेंट के हित में होगा, बल्कि हॉस्पिटल को भी एक रेकरिंग रेवेन्यू जनरेट करेगा और एक पेशेंट को बेटर रिलेशन डेवलप करने में हॉस्पिटल की हेल्प करेगा। और देखिए, जब हम फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। साथ साथ हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए करंट एरा में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो रही है। आप देख रहे हैं कि टेलीमेडिसिन आ चुका है। टेलीमेडिसिन के थ्रू हम पेशेंट्स को कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या मेडिसिन हैं वो ऑनलाइन जा रही हैं, या पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो जो सैंपल कलेक्शन है या उसके रिपोर्ट्स वगैरह है वो सारे हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल के लिए मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वो सिर्फ हॉस्पिटल के विद इन द हॉस्पिटल ही ना हो, हॉस्पिटल के बाहर भी वो मेडिकल सर्विसेज और हेल्थ केयर पर डिलीवर कर सके। जो फ्यूचर आने वाले 2-3 डिकेड्स में ये चीज बहुत कॉमन हो जाएगी कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो विद इन द हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि आउटसाइड द हॉस्पिटल बिल्डिंग भी मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे थ्रू टेलीमेडिसिन। या जैसे आप देखेंगे आजकल होम बेस्ड केयर का कंसेप्ट बहुत ज्यादा आ रहा है कि जहाँ पे आप जो है वो पेशेंट को अगर आईसीयू सेटअप करना है तो वो उसके घर पे हम आईसीयू सेटअप कर देते हैं, या अगर उसको डायलिसिस फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है तो वो डायलिसिस फैसिलिटीज भी उसके घर में हम जाके उसको प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस तरह के बहुत ज्यादा होम बेस्ड केयर कंसेप्ट भी आने वाला है कि जहाँ पे पेशेंट को हेल्थ केयर जो है वो सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं उसके घर पर, उसके रेजिडेंस में भी, उसके वर्क स्पेस पर डिलीवर की जाएगी। तो हॉस्पिटल शुड बी रेडी टू फैसिलिटेट सच सर्विसेज। ओके, तो आपने ये कहा कि अगर आपको फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल बनाना है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को भी इंटीग्रेट करके इस तरह से कि केवल नॉट ओनली इनसाइड द हॉस्पिटल बट बियॉन्ड द हॉस्पिटल केयर भी आपको प्रोवाइड करना होगा, यानी होम बेस्ड केयर भी प्रोवाइड कराना होगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, यानी फॉलो अप का सिस्टम आपका प्रॉपर होगा। अब ऐसे में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का रोल काफी बढ़ जाता है। तो आपको अगर एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम डिजाइन करना हो तो उसमें आप कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे और क्या क्या चीजें एडवाइज करेंगे, क्योंकि आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीज बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। अभी एक स्टडी में आया है कि दिल्ली में हर 5वें आदमी को डायबिटीज है। ओबेसिटी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इंडिया को डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा है। तो ये सारी चैलेंजेस इस ओर इंडिकेट करती हैं कि हॉस्पिटल को भी एक्यूट केयर या एपिसोडिक केयर की जगह क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल डिजीज मैनेजमेंट के लिए भी डेडिकेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो उसमें आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन कैसे हेल्प कर सकता है और उसमें क्या क्या हॉस्पिटल को करना चाहिए? और देखिए, हॉस्पिटल प्लानिंग और डिजाइनिंग की तरह हम जो हॉस्पिटल में इंफेक्शन होता है जिसको हम नोसोक्रोमियल इंफेक्शन कहते हैं या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन कहते हैं, उसको हम प्रॉपर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो उसका वर्क फ्लोज है वो बहुत एफिशिएंटली डिजाइन करना होगा। हमें इस इन्फेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो डिफरेंट फ्लोज है हॉस्पिटल, जैसे हमने डिस्कस किया था, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का फ्लो है, पेशेंट्स का फ्लो है, क्लीन सप्लाईज का या स्टेराइल सप्लाईज का फ्लो है, या कंटेमिनेटेड वेस्ट का फ्लो है, बायोमेडिकल वेस्ट का फ्लो है, या आपके फूड का फ्लो है। ये सारे फ्लोज में जितना मिनिमम हम इंटरसेक्शंस रखेंगे उतना ज़्यादा, या इन फ्लोज को जितना मिनिमाइज करेंगे उतना ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल होगा। एंड जब इवेंचुअली जैसे हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल होगा तो उसके थ्रू हम बाकी सारी चीज़ों को भी बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सिमिलरली हम आइसोलेशन की बात करते हैं, जब इन्फेक्शन के थ्रू या ऐसे पेशेंट्स को जो इन्फेक्टेड हैं उनसे हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बाकी आसपास के जो पेशेंट्स हैं, बाकी आसपास के जो लोग हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए नेगेटिवली प्रेशराइज आइसोलेशन रूम्स होते हैं।
सिमिलरली कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उनको खतरा होता है कि आसपास के इन्फेक्शन जो है वो से वो दोबारा इन्फेक्टेड ना हो जाए। जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज जैसे कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम पॉजिटिवली प्रेशराइज एनवायरनमेंट में रखते हैं, सो दैट बाकी आसपास की जो प्रेशर है, जो इन्फेक्शन है, वो उन तक ना पहुंच सके। इसी तरह से AIIR रूम्स होते हैं, जिनको हम एयरबॉर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम्स हैं। इस तरह के जो इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम्स होते हैं, वो जैसे हमारे जो कोविड था, या आपके सार्स के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनसे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम AIIR रूम्स बनाते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं, जिसके थ्रू हम डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आपने डिजीज प्रिवेंशन की बात की। अब ऐसे में यूजुअली हॉस्पिटल ओनर्स या हॉस्पिटल स्ट्रेटजिस्ट इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ाना है, मोर पेशेंट। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम पेशेंट के नंबर्स बढ़ाने की बजाय पेशेंट की कंप्लीट लाइफ साइकिल को मैनेज करें तो सेम पेशेंट से हम बेटर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? इसमें आपको क्या? एग्जैक्टली मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जरूरी नहीं कि हम पेशेंट्स का फुटफॉल हम ही इंक्रीज करें तो ही हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर हम अपने हॉस्पिटल को इफेक्टिवली फंक्शन कर पाते हैं और जो उसकी ओवरऑल हेल्थ को हम मॉनिटर करते हैं, सिर्फ वो जब पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में आ रहे हैं हम तभी सिर्फ उसको ट्रीटमेंट दे के हम उसको नहीं भेज रहे, फर्दर फॉलोअप्स भी करते हैं, उसकी हेल्थ को मॉनिटर करते हैं और रेगुलरली उसको हम फॉलोअप देते हैं, तो उससे भी एक अच्छा हमारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सकता है। अब जो अगला सवाल होता है कि जब हम हॉस्पिटल डिजाइन कर रहे होते हैं तो यूजुअली लोग सोचते हैं कि पहले हॉस्पिटल बना लेते हैं फिर हम एनएबीएस के लिए सोचेंगे या लीगल कंप्लायंस के लिए सोचेंगे। आपका क्या मानना है कि ये इसे किस स्टेज में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए एनएबीएस को एंड लीगल कंप्लायंस को, और उसको कैसे ऐड करना चाहिए? और यूजली जो मैं अपनी इस एक्सपीरियंस में मैंने फील किया है या ऑब्जर्व किया है, यूजली आफ्टर दे फर्स्ट डिजाइन द बिल्डिंग एंड देन दे ट्राई टू फिट हॉस्पिटल इनटू दैट। तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ हो रही है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि एनएबीएस कंप्लायंस को या हम बाकी सारे कंप्लायंसेस को, चाहे फायर के कंप्लायंसेस हो या एनएबीएस के कंप्लायंसेस हो, इनको हम प्लानिंग स्टेज पे ही अपनी बिल्डिंग में इनकॉर्पोरेट करें। अगर हम प्लानिंग स्टेज में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो इनके बिना हम हॉस्पिटल को कमीशन ही नहीं कर पाएंगे। एंड फिर जब फायर की फॉर एग्जाम्पल कंप्लायंसेस हैं, जब उसके लिए सिर्फ विजिट्स होती है फायर डिपार्टमेंट की, तो वो उस टाइम पे हमें फिजिकल चेंजेस और ऑल्ट्रेशंस करेंगे जिसका अननेसेसरी वेस्टेज और अननेसेसरी कॉस्ट भी जाएगी, अननेसेसरी टाइम की भी कभी वेस्टेज होगी। तो ये स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक ऐसे मेडिकल प्लानर या एक ऐसे हेल्थ केयर ऑपरेटर को हायर करें जो इफेक्टिवली और सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करे, चाहे वो एनएबीएस से कंप्लायंस हो, चाहे वो फायर नॉर्म्स हो या लोकल बिल्डिंग बायलॉज हो, उनको फॉलो करते हुए प्लानिंग एंड डिजाइनिंग स्टेज में इनको इनकॉर्पोरेट करें, सो दैट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो फिजिकल ऑल्ट्रेशंस हैं वो अवॉइड किया सके और अननेसेसरी टाइम की वेस्टेज और कॉस्ट है वो बचाया जा सके। ओके। तो अब आपने कहा कि कॉस्ट बचाने की, तो कॉस्ट बचाने की बात आती है तो यूजुअली हम सोचते हैं कि एक तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड ग्रीन हॉस्पिटल। तो ये ग्रीन एंड स्मार्ट हॉस्पिटल कैसे कॉस्ट बचाने में हेल्प कर सकते हैं, और ये ग्रीन हॉस्पिटल कंसेप्ट थोड़ा सा डिटेल में बताइए क्योंकि आप ग्रीन हॉस्पिटल में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये क्या है और इसको इसमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है और ये कैसे हॉस्पिटल्स में हेल्प करता है? एक ग्रीन हॉस्पिटल के जो कंसेप्ट है वो उसमें सारे स्ट्रेटेजी से इनिशियल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक बिल्डिंग की ओरिएंटेशन है, तो सिर्फ डिजाइन के थ्रू हम बिल्डिंग की ओरिएंटेशन इस तरह से रखें कि हम सोलर हीट गेन को मिनिमाइज कर सकें और जो डिफ्यूज लाइट है वो बिल्डिंग हम मैक्सिमम ले सकें, या प्रॉपर वेंटिलेशन को हम उसमें अचीव करते हैं, या हम अगर वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं या सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं, अगर हम सोलर सिस्टम अपनी बिल्डिंग में इंस्टॉल करते हैं, तो इस सारी स्ट्रेटजी से को फॉलो करके हम अपना जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये ग्रीन बिल्डिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको सारे हॉस्पिटल स्टेक होल्डर्स को फॉलो करना चाहिए। इसके थ्रू हम पेशेंट को कंफर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, हम स्टाफ को कंफर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट की हीलिंग भी इनको इनहेंस करते हैं, और साथ साथ जो बिल्डिंग की ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट है हम उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे आज की हॉस्पिटल बिल्डिंग को आपको डिजाइन करना है तो ऐसा क्या आप लोग ध्यान रखते हैं जिससे कि हॉस्पिटल अगले 10 से 20 सालों तक
न सिर्फ लीगली कंप्लायंट रहे बल्कि डिजिटली एआई के युग में भी प्रॉपरली चैलेंजेस को फेस कर पाए और आने वाले समय में भी प्रॉपरली प्रॉफिटेबल बना रहे। और देखिए हॉस्पिटल डिजाइनिंग में हम सबसे इम्पोर्टेंट है अगर हम अगले 10-15 साल या 20 साल या 50 ईयर्स के लिए हम दूसरी हॉस्पिटल्स को प्लान करते हैं, सो उसकी जो आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल ग्रिड है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सो दैट फ्यूचर डिमांड है उसमें हम उसका एक्सपेंशन जो है वो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन हॉस्पिटल में बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, बिकॉज हॉस्पिटल एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है और उसमें अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उसमें फंक्शनल बिल्डिंग में एक्सपेंशन बहुत चैलेंजेस होते हैं, तो उसको हमें अभी ही कंसिडर करना पड़ेगा, अभी उसको डिजाइन करना पड़ेगा कंसिडरिंग द फ्यूचर नीड। सो इसमें एक्सपेंशन के अलावा हमें टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का भी बहुत ख्याल रखना होता है कि हमारी बिल्डिंग इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसको हम इंटीग्रेट करें स्पेसिफिकली विद इन द एक्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली जो हमारी एआई का बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, इस फील्ड का हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो मेडिकल प्रोसीजर्स हो या उसमें टेक्नोलॉजी का यूसेज हो, तो हमें उसके हिसाब से भी अपना जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी फ्यूचर रेडी रखना चाहिए। साथ साथ जो हमारी हेल्थ केयर की इंजीनियरिंग सर्विसेज है हमारे उसमें भी इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि फ्यूचर नीड है उसको कंसिडर करते भी हम अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज को इंहेंस कर सकें या उसको ऑगमेंट कर सकें, क्योंकि हमारे से अगर हम आइसोलेशन में सपोज 100 बेडेड हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हमने 100 बेडेड के हिसाब से ही इंजीनियरिंग सर्विसेज डिजाइन कर दी, जब हम 50 बेड्स में ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास वो स्कोप होना चाहिए कि हम उस एग्जिस्टिंग सर्विसेज को ही हम इनहेंस करके उसको 50 के हिसाब से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जिस जो हमें कंसिडरिंग दी टेक्नोलॉजी, कंसिडरिंग दी एआई, कंसिडरिंग दी फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और हमें कंसिडर करते हुए प्लानिंग स्टेज पे ये सारी चीजें हमें रिजॉल्व करनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपको किसी हॉस्पिटल ओनर को गाइड करना है, एडवाइस करना है कि उसे 50 सीआर इन्वेस्ट करना है किसी हॉस्पिटल बिल्डिंग पे और हॉस्पिटल बनाने पे, तो ऐसी कौन सी प्लानिंग मिस्टेक्स है जिसको आप उसे सजेस्ट करेंगे कि वो अवॉइड करे, और ऐसा क्या क्या चीजें करे, एक कंप्लीट रोड मैप फॉर द 50 सीआर इन्वेस्टमेंट एंड मेकिंग द फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल, कि वो एक सक्सेसफुल हॉस्पिटल न सिर्फ स्टार्ट कर सके बल्कि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रिड्यूस कर सके और वो डिजिटली भी कंप्लायंट रहे और लीगली भी कंप्लायंट रहे। और देखिए फर्स्ट स्टेप तो ये आता है कि इसके लिए आपको एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, स्टेक होल्डर को एक अच्छे मेडिकल प्लानर और एक अच्छे हेल्थ केयर आउटलेट को हायर करें जो उनको सही एडवाइस और सही गाइड कर सके। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, उनसे बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द लैंड एक फिजिबिलिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 50 सीआर इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट मेरी किस किस पार्ट में लगेगी, मेरा लैंड डेवलपमेंट में कितनी कॉस्ट आएगी, मेरी कंप्लाइंस फाइलिंग में कितनी कॉस्ट आएगी, मेरी सैंक्शन में कितनी कॉस्ट आएगी, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मेरी सिविल पार्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, मेरी मेडिकल इक्विपमेंट की मेडिकल प्लानिंग की कितनी कॉस्ट आएगी, या मेरी स्टाफ को हायरिंग करने की जो ऑपरेशन कॉस्ट है, स्टाफ की सैलरीज हैं वो कितनी जाएगी, बिल्डिंग को ऑपरेट करने की मेरी कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये सारी कॉस्ट को जब हम इंक्लूड करते हैं, चाहे हम उसमें मल्टीपल एयर्स का ऑपरेशन कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं, तो ये ओवरऑल कॉस्ट जो है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट डिफाइन होती है। And based on this your site location, based on all of your specialities, हम एक टैरिफ डिफाइन करते हैं कंसीडरिंग द कैचमेंट पॉपुलेशन पेइंग कैपेसिटी, कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये 50 सीआर, इसको इन्वेस्ट करने के बाद हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट होगा एंड उस रेवेन्यू के बेसिस पे हमारा ब्रेक इवन कब अचीव होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 50 सीआर लगा रहे हैं वो 50 सीआर कितने ईयर्स में, कितने टाइम पीरियड में वो हमारा ब्रेक इवन हमें अचीव हो जाएगा। तो ये सारी जो स्टडी है ये सारा पार्ट हमारा फिजिबिलिटी स्टडी का रहता है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग ए सिंगल रुपी हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट होनी चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है और किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो टाइम के साथ हमें वापस रिकवर होगी और हमारा फ्यूचर में रेवेन्यू किस तरह से प्रॉपरली जनरेट हो पाएगा। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि अच्छी हेल्थ केयर आउटलेट को और एक अच्छे मेडिकल प्लानर को हायर करें, प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडी करें, उसके बाद डिसीजन लेके आगे फर्दर प्रोजेक्ट की जो डीपीआर जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बोलते हैं, जिसमें हमारे डिटेल ड्राइंग्स, डिटेल स्ट्रक्चर ड्राइंग्स, डिटेल सर्विसेज,
डिटेल मेडिकल सर्विसेज, ये सारी चीजें आएंगे and उसके बाद फिर हम ऑन साइट जो कंस्ट्रक्शन अपना स्टार्ट करेंगे। यस, तो यानी अगर आपको हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी करें, उसके बाद ही लैंड परचेज करें, उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ें, न कि सीधे लैंड परचेज करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, आप इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, इतना वैल्यूएबल नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, और लोगों को इतनी शॉर्ट टाइम में, कम शब्दों में आपने इतना अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।